और मेरे भाई लोग, आप लोग के लिए एक और समरी लेके आ गया हूँ। काफ़ी अच्छी समरी है ये। आपको नहीं मालूम है तो ये गीगल एप्लीकेशन से ही निकाली गई है। सिंपली आपको प्ले स्टोर को ओपन करके GIGL गीगल लिख लेना है और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है ये ऐप को। इस पहले मैथ्स या साइंस या इस पर काफ़ी अच्छी भाई समरी मिल जाती है आप लोग को, काफ़ी अच्छी। ठीक है, समरी की बात तो हो गई भाई। अब मैं बताऊंगा आप लोग टिकट निकालो क्या नहीं। अब पूछिए क्या टिकट इसका क्या गलत है, आपको मार्स में जाना है क्या नहीं, क्योंकि इस नासा ने कुछ ही सालों पे आप लोग को भेजने वाला है मार्स पे, दावा कर रहा है। ये समरी से और चलो और अच्छी तरीके से जानते हैं। ये काफ़ी सही समरी है और काफ़ी अच्छी समरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और चैनल पे पहली बार है तो लाइक करना। सरप्राइज़ बोलने के लिए भाई थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, तो सरप्राइज़ बोलने पे मिस्टेक हो रहा है तो माफ़ कर देना, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार आया तो लाइक करना, शेयर करना और बाजू वाले को ऑल पे करके कर देना। तो चलिए आज की समरी को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा और मैं हूं एक गिगलर। गीगल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहां पर आप गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई बुक समरीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं और लर्निंग को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। एलॉन मस्क कहते हैं कि बचपन में वो बहुत साइंस फिक्शनल बुक्स पढ़ते थे और उन्हीं बुक्स की वजह से उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनीज को स्टार्ट करने का फैसला किया। उनकी बचपन की साइंस फिक्शन बुक्स में से एक फेवरेट बुक थी हिचहाइकर गाइड टू गैलेक्सी। और एलॉन मस्क ही क्यों, बाकी फेमस पर्सनालिटीज जैसे कि साइंटिस्ट जिन्होंने बचपन में ही साइंस फिक्शन बुक पढ़ी थी, वो सब अपने करियर का क्रेडिट इन्हीं साइंस फिक्शनल बुक को ही देते हैं। इसलिए हमने भी अपनी फेवरेट साइंस फिक्शन बुक मार्शियन की बुक समरी बनाने का सोचा। इस फिक्शनल बुक स्टोरी के ऑथर हैं एंडी वेयर, एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट और एक सक्सेसफुल कंप्यूटर प्रोग्रामर। इन्हें 2016 में जॉन कैम्पबेल अवार्ड से नवाजा गया है, न्यू राइटर कैटेगरी के अंतर्गत। और इस पर एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है मार्शियन, यानी जो मार्स में रहता है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, यानी कि आज की फिक्शनल स्टोरी मार्शियन बाय एंडी वेयर। क्या आपने भी मार्स जाने के लिए नासा का टिकट बुक करा लिया है? क्योंकि एलॉन मस्क तो यही दावा कर रहे हैं कि 2026 तक वो मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बना देंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल भी है तो क्या आप मार्स पर जाने वाली फर्स्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन में शामिल होना चाहेंगे? अब तक तो हमने यही सुना है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक साल में 365 दिन। लेकिन अचानक से अगर आपका एक दिन 25 घंटे का हो जाए और एक साल में 687 दिन, तो आपको कैसा लगेगा? कुछ सालों से साइंस मार्स पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहा है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसकी वजह क्या है? क्या मार्स के पास भी धरती की तरह अपना मून है? क्या वहां भी आसमान का रंग सेम होगा? आखिर नासा को इतने करोड़ अकेले मार्स पर खर्च करने की क्या जरूरत है? भला उनकी ऐसी भी क्या मजबूरी है? तो चलिए आज हम साइंस फिक्शन बुक मार्शियन जो एंडी वेयर ने लिखी है उसमें से आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 6 एस्ट्रोनॉट्स के साथ जो मार्स पर एरीज 3 के मिशन पर जाते हैं। ये 6 एस्ट्रोनॉट बड़े शिद्दत के साथ अपना मिशन कंप्लीट करने में जुट जाते हैं और मार्स की मिट्टी के सैंपल लेते हैं कि तभी उन्हें एक मैसेज मिलता है कि वो लोग जिस लोकेशन पर मौजूद हैं वहां एक बड़ा तूफान आने वाला है। सोचिए अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या होता। मान लो आप मार्स पर हैं और अचानक एक बड़ा तूफान आपकी ओर बढ़ रहा है जो कि धरती के तूफान जैसा बिल्कुल भी नहीं है, और इस तूफान के बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं है। बस आपको इतना पता है कि कुछ खतरनाक होने वाला है। तो उन 6 एस्ट्रोनॉट्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन सबको अपना मिशन बीच में बंद करना पड़ा और सारे के सारे तेजी से अपनी स्पेसशिप MAV यानी कि मार्स एसेंट व्हीकल की तरफ दौड़ने लगते हैं। उनका स्पेसशिप 150 kph की विंड का प्रेशर हैंडल कर सकता है, लेकिन तूफान की वजह से विंड की स्पीड 175 kph हो गई थी। मिशन के 6ठे दिन नासा की तरफ से उन्हें मिशन रोक देने का ऑर्डर मिलता है। उनके पास वक्त बहुत ही कम था। स्पेसशिप किसी भी वक्त डिस्ट्रॉय हो सकती थी
और इस सूरत में वो हमेशा हमेशा के लिए मार्स पर फंस सकते थे, और वो भी बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के। तूफान से बचने के लिए सभी स्पेसशिप की तरफ भाग रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक एस्ट्रोनॉट और बॉटनिस्ट मार्क वॉटनी किसी चीज से टकराकर तूफान में खो जाते हैं। मिशन के कमांडर लुइस मार्क को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, पर मार्क उन्हें कहीं नजर नहीं आते। सबको यकीन हो जाता है कि मार्क शायद उस खौफनाक तूफान में फंसकर मर चुके हैं और अब उन्हें बिना मार्क के ही धरती पर लौटना होगा। इस तरह सब लोग वहां से निकल जाते हैं। तूफान के शांत होने पर मार्स की धरती पर मार्क नजर आते हैं और वो जमीन पर पेट के बल पड़े हुए थे। तभी उनका ऑक्सीजन अलार्म बज उठता है, जिसे सुनकर मार्क होश में आते हैं। जी हां, यह अच्छी खबर है कि मार्क जिंदा हैं, पर बुरी खबर यह है कि वो मार्स पर एकदम अकेले हैं। होश में आने के बाद उन्हें पता चलता है कि सैटेलाइट की एक रॉड उनके पीठ में नीचे की ओर घुस गई है, जिससे उनके स्पेस सूट में छेद हो गया है और बॉडी में लगे जख्म साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। मार्क का ध्यान अपनी चोट पर जाता है। वहां से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। यह खून बहकर उनके स्पेस सूट के छेद तक आता है और फौरन सूख जाता है, क्योंकि उसमें से पानी भाप बनकर उड़ जाता है। एयर फ्लो और कम प्रेशर की वजह से स्पेस सूट के होल को सील कर दिया था। ये देखते ही मार्क तुरंत अपने कैंप की तरफ चले जाते हैं। वो जल्द से जल्द इस चोट को ठीक करना चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं कोई इंफेक्शन न हो जाए। कैंप के अंदर मार्क सैटेलाइट की रॉड को अपने पेल्विस से खींचकर बाहर निकालते हैं और फिर चोट वाली जगह पर एंटीसेप्टिक लगाकर स्टिच कर देते हैं। अब उनके सामने एक बड़ा सवाल यह था कि वे अकेले मार्स पर क्या करेंगे। उनके साथी उन्हें मरा हुआ समझकर धरती की तरफ निकल चुके थे और ऊपर से तूफान की वजह से सारी सैटेलाइट भी तबाह हो चुकी थी। ऐसे में उनके पास नासा से कम्युनिकेट करने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मार्क के सामने अब एक ही ऑप्शन बचा था। अब उन्हें 4 साल मार्स पर अकेले रहना होगा, जब तक कि अगली मार्स मिशन टीम वहां न पहुंच जाए। लेकिन दिक्कत यह थी कि बिना राशन पानी और ऑक्सीजन के वो 4 साल तक जिंदा कैसे रहेंगे। मार्क को ऑक्सीजन की ज्यादा टेंशन नहीं थी, क्योंकि नासा का ऑक्सीजनेटर तूफान में बच गया था और वो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना सकता था। असली मुद्दा था खाना और पानी। बिना खाए पिए भला कब तक जिंदा रहा जा सकता था। फिलहाल मार्क के पास अपने और अपने 5 साथियों के हिस्से का खाना बचा हुआ था। मार्क कैलकुलेट करना शुरू करते हैं कि अगर वो एक वक्त में खाने का 3/4 हिस्सा भी खाते हैं तो भी 400 दिन तक ही खा पाएंगे। और अगला मार्स मिशन जो कि 4 साल बाद होना था, यानी 1460 दिन के बाद, इसका मतलब था कि उनके पास 1000 दिनों का खाना कम पड़ रहा था। मार्क एक बॉटनिस्ट और मैकेनिकल इंजीनियर थे। वो सोचते हैं कि क्यों ना अपनी बॉटनिस्ट स्किल यूज की जाए और मार्स की मिट्टी पर पौधे उगाने की कोशिश की जाए। मार्स की मिट्टी में धरती जैसे एलिमेंट्स तो हैं, पर पानी, बैक्टीरियल एक्टिविटी और एनिमल लाइफ से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं। इस मिशन का एक गोल ये पता करना था कि धरती और मार्स की मिट्टी के कॉम्बिनेशन में प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। मार्क के पास धरती से लाई हुई थोड़ी सी मिट्टी थी, पर उससे भी 1000 दिन के लिए खाना नहीं जुट सकता था। उनके पास कुछ आलू थे जो वे मार्स पर उगाने के लिए लाए थे। मार्क ने डिसाइड किया कि वो मार्स की मिट्टी को प्लांट उगाने लायक बनाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। मार्स की मिट्टी में धरती की मिट्टी जैसे प्रोटीन और बायोमैटर नहीं थे। मार्क इसका भी जुगाड़ निकाल लेते हैं। वे पुराने मिशन के वैक्यूम सील्ड ह्यूमन वेस्ट यानी पॉटी वगैरह इकट्ठा करके उसमें अपनी पॉटी मिलाकर मैन्योर यानी कि खाद बना लेते हैं। फिर इस खाद को वो एक जगह पर फैलाकर उसके ऊपर धरती से लाई मिट्टी डाल देते हैं, ताकि धरती से लाई हुई मिट्टी में जो बैक्टीरिया है वे उसमें बढ़ सकें। इतना सब कुछ करने के बाद फिर एक सवाल खड़ा होता है। पौधे उगाने के लिए पानी चाहिए, जो उनके पास नहीं है। पानी बनाने के लिए मार्क अपनी सारी केमिस्ट्री की नॉलेज यूज करते हैं। पानी का फॉर्मूला होता है H2O। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजनेटर से बना सकते थे,
पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का कोई तरीका नहीं था। मार्क के पास सोलर बैटरी थी जिसमें हाइड्रोजन था, पर वे उन्हें यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि फिर उनके पास एनर्जी का कोई और सोर्स नहीं बचता। आखिर बहुत देर के बाद मार्क को याद आया कि उनके मार्क डिसेंट व्हीकल में काफी फ्यूल बचा है जो कि हाइड्रोजीन से बना होता है। इसमें 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल और 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं। उन्हें हाइड्रोजीन से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट निकालना पड़ेगा, पर हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को अलग करना काफी डेंजरस हो सकता था क्योंकि अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा हुई तो हाइड्रोजन एक्सप्लोड हो सकता था। और कोई चारा न देखकर मार्क ने तय कर लिया था कि वे हाइड्रोजीन को कैटालाइजर के ऊपर से पास करेंगे ताकि हाइड्रोजन को अलग किया जा सके। मार्क प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, पर उनसे ऑक्सीजन की क्वांटिटी कैलकुलेट करने में एक गलती हो गई थी जिसके चलते एक जोरदार धमाका होता है और इस तरह मार्क की पानी बनाने की कोशिश नाकामयाब हो जाती है। लेकिन मार्क भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। वे दोबारा कोशिश करते हैं, इस बार बड़ी सावधानी से ऑब्जर्व करके सारी कैलकुलेशन करके वो पानी बना लेते हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद मार्स की धरती पर पहला पौधा उगता है जिसे देखकर मार्क की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जहां एक और मार्क मार्स पर सरवाइव करने की कोशिश करते नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ धरती पर नासा मार्क की डेथ अनाउंस कर चुका होता है। यहां तक कि मार्क को एक ऑफिशियल फ्यूनरल भी दे दिया गया है। लेकिन अगले ही दिन उनके ऑपरेटर सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि उनके इक्विपमेंट मार्स के सरफेस पर से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच चुके हैं। ये वही इक्विपमेंट थे जो मार्क ने शिफ्ट किए थे। जब ये बात नासा के ऑपरेटर को पता चलती है तो वो अपनी टीम को इस बारे में इन्फॉर्म करती है और सब समझ जाते हैं कि मार्क मरे नहीं बल्कि जिंदा हैं। लेकिन फिर उन्हें ख्याल आता है कि अगर वो मार्क को बचाने के लिए एक और मिशन लॉन्च भी करते हैं तो भी मार्क के जिंदा रहने की उम्मीद कम थी क्योंकि इतने दिन खाने और पानी के बगैर वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि मिशन की तैयारियों में ही 3 महीने का वक्त लग जाएगा और फिर धरती से मार्स तक पहुंचने में 9 महीने लगते थे, यानी तब तक 1 साल पूरा हो चुका होगा। मार्स पर मार्क आलू उगाने में कामयाब रहे थे। अब वो जल्द से जल्द किसी भी तरह नासा से कांटेक्ट करना चाहते थे। मार्क को मार्स में घूमते घूमते एक जगह पर पाथफाइंडर मिलता है। इस पाथफाइंडर का बहुत साल पहले नासा से कनेक्शन टूट गया था। नासा की टीम जब मार्क की लोकेशन ट्रैक करती है तो उन्हें पता चलता है कि मार्क पाथफाइंडर तक पहुंच गए हैं। लेकिन दिक्कत यह थी कि पाथफाइंडर का सिस्टम काफी पुराना था जिसके जरिए सिर्फ इमेज भेजी जा सकती थी। मार्क पाथफाइंडर को ठीक करने में जुट जाते हैं कि तभी पाथफाइंडर धरती की तरफ पॉइंट करता है, यानी अब मार्क भी समझ जाते हैं कि नासा को उनके जिंदा होने का पता चल गया है और इसलिए वो उन्हें सिग्नल भेज रहे थे। मार्क बड़े खुश होते हैं, उनके जिंदा बचने की उम्मीद बढ़ गई थी। मार्क ने 3 बोर्ड लगाए जिन पर लिखा था, फर्स्ट बोर्ड पर, क्या आपको मेरे सिग्नल मिल रहे हैं? दूसरे बोर्ड पर लिखा था यस और तीसरे बोर्ड पर लिखा था नो। मार्क ने ये तीनों बोर्ड नासा से कम्युनिकेट करने के लिए बनाए थे। जैसे कि अगर उन्हें नासा का सिग्नल मिलता है तो वो कैमरे को यस लिखे बोर्ड की तरफ पॉइंट कर देंगे। जैसा मार्क ने सोचा था वैसा ही हुआ। जी हां, नासा मार्क के सिग्नल रिसीव कर रहा था और मार्क को उम्मीद बंधने लगी थी कि अब वो बच जाएंगे। मार्क कुछ और मैसेज लिखकर कम्युनिकेट करते हैं और नासा उसे इन्फॉर्म करता है कि उसके लिए खाना और जरूरी सामान वो लोग धरती से भिजवा रहे हैं। मार्क को यह भी पता चलता है कि नासा ने अभी तक बाकी के उन 5 एस्ट्रोनॉट्स को यह नहीं बताया था कि मार्क जिंदा है, क्योंकि वो अभी स्पेस में ही थे, यानी वो मार्स से अभी धरती पर वापस नहीं पहुंचे थे। कुछ दिनों बाद नासा अपना फैसला बदल देती है और उनके क्रू के साथियों को मार्क के जिंदा होने की न्यूज देती है और यह भी इन्फॉर्म करती है कि मार्क के लिए हेल्प भेजी जा रही है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन उस जगह पर बड़ा धमाका होता है जहां मार्क ने आलू उगाए थे। इस धमाके की वजह से सब कुछ तबाह हो जाता है। अब मार्क के पास दोबारा आलू उगाने का कोई तरीका नहीं बचता। जब ये बात नासा को पता चलती है तो वो लोग मार्क को मैसेज देते हैं
कि उसे अपनी डाइट और भी कम करनी होगी ताकि हेल्प पहुंचने तक वो किसी तरह से जिंदा रह सके। नासा जल्द से जल्द लॉन्च की तैयारियों में जुट जाती है और मार्क के लिए खाना और जरूरी सामान स्पेसशिप में रखवा देती है। टाइम कम होने की वजह से वो लोग टेस्टिंग फेज छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से स्पेसशिप लॉन्च होने की कुछ ही देर बाद ब्लास्ट हो जाती है। मार्क को जब ये खबर मिलती है तो वो बुरी तरह से निराश हो जाते हैं। वे अपने पेरेंट्स और कमांडर लेविस के लिए मैसेज भेजते हैं और अपनी एक फ्रेंड को भी मैसेज भेजते हैं, जिसमें वो लिखते हैं, मेरे माता पिता का ध्यान रखना और उनकी खोज खबर लेते रहना। अगर मैं मर गया तो उन्हें बताना कि हमने मार्स पर कैसे वक्त गुजारा था। मैं जानता हूं कि किसी माता पिता को उनके बेटे की मौत की खबर देना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, पर यह काम मैं तुम पर छोड़ रहा हूं। मैं मरते दम तक हार नहीं मानूंगा। अंजाम जो भी हो, मैं तैयार हूं। दूसरा मैसेज उन्होंने अपने कमांडर लेविस को भेजा, जिसमें लिखा था, मैंने आपके साथ 2 साल की ट्रेनिंग की है और मैं आपको काफी अच्छे से जानता हूं, इसलिए मुझे पता है कि इस हादसे के लिए आप खुद को दोष दे रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। हालात बेहद मुश्किल थे, पर इतना सब कुछ होते हुए भी आपने अपने कमांडर होने का फर्ज निभाया और सही फैसला लिया। एक क्रू मेंबर की जान बचाने के लिए सबकी जान खतरे में नहीं डाली जा सकती थी। नासा की उम्मीद टूट चुकी थी, पर मार्क को वापस लाने के लिए चाइना ने उनकी हेल्प करने का फैसला लिया। चाइना ने एक सीक्रेट बूस्टर रॉकेट बनाया और नासा को ऑफर किया। इसी दौरान चाइना के एस्ट्रोडायनामिसिस्ट रिच पर्नेल ने एक अलग प्लान बनाया। उन्होंने सजेस्ट किया कि सीक्रेट बूस्टर वाला रॉकेट एरीज 3 की स्पेसशिप को रीसप्लाई करने में यूज करेंगे, जो कि उस वक्त मार्स से धरती की तरफ लौट रही थी। इसके बाद एरीज 3 की स्पेसशिप को धरती की ग्रेविटी से स्लिंग शॉट करके वापस सप्लाई लेकर मार्स पर रेस्क्यू मिशन पर जाएंगे। इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए मार्क को मार्स की ऑर्बिट से बाहर आना पड़ेगा, ताकि क्रू के मेंबर उन तक पहुंच सके। दरअसल स्पेसशिप को मार्स पर लैंड कराना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मार्क को किसी भी तरह मार्स के ऑर्बिट से बाहर आना ही पड़ेगा। इसके लिए मार्क को एरीज 4 के व्हीकल, जिसका नाम मार्स एसेंट व्हीकल था, उसे यूज करके ऑर्बिट से बाहर आना था। यह सब इतना आसान नहीं था, पर मार्क के सामने यही एक रास्ता था जिंदा वापस आने का। लेकिन नासा की टीम ने यह कहते हुए प्लान को मना कर दिया कि इसमें 5 और एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में पड़ जाएगी, और इतना बड़ा रिस्क लेने को नासा तैयार नहीं था। पर इसके बावजूद नासा की एक ऑफिसर छुपकर एरीज 3 तक इस प्लान का मैसेज भेज देती है। क्रू मेंबर्स को जैसे ही पता चलता है तो वो बिना नासा की परमिशन लिए अपने स्पेसशिप का पाथ बदल देते हैं, ताकि मार्क को बचाया जा सके। फाइनली नासा को भी उनके इस डिसीजन को पब्लिकली सपोर्ट करना पड़ता है। इसके बाद चाइना की हेल्प से स्पेसशिप रीसप्लाई के साथ एक बार फिर मार्स के सफर पर निकल पड़ता है। मार्क को यह जानकर बेहद खुशी होती है कि उसके क्रू मेंबर उसे बचाने आ रहे हैं। मार्क मार्स के ऑर्बिट से बाहर निकलने की तैयारी करने लगते हैं। उन्हें जैसे ही स्पेसशिप से सिग्नल मिलता है वो मार्स से निकल जाते हैं, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि मार्क इस दौरान बेहोश हो जाते हैं और स्पेसशिप के साथ उनका कम्युनिकेशन टूट जाता है। पर कुछ ही देर में जब उन्हें होश आता है तो वो फिर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। मार्क तक पहुंचने के लिए क्रू मेंबर्स को काफी मुश्किलें आ रही थी, क्योंकि मार्क के व्हीकल और स्पेसशिप दोनों ही बड़ी तेज स्पीड में थे। क्रू मेंबर डिसाइड करते हैं कि वो स्पेसशिप का एक हिस्सा ब्लास्ट कर देंगे, जिससे कि स्पीड कम हो जाए। मार्क कमांडर को मैसेज के जरिए प्लान शेयर करते हैं कि वो एयर प्रेशर कम करने के लिए अपने स्पेस सूट में छेद कर देंगे, जिससे कि वो स्पेसशिप के करीब आ सकें। लेकिन कमांडर उन्हें यह कहते हुए मना कर देते हैं कि यह काफी रिस्की हो सकता है। स्पेसशिप की स्पीड धीरे धीरे कम होती है। अब कमांडर लुइस स्पेसशिप से बाहर निकलकर फ्लाइंग चेयर पर बाहर निकल जाते हैं, जो कि रस्सी के साथ स्पेसशिप से बंधी थी। कमांडर लुइस को मार्क दिख जाते हैं, पर उन तक पहुंचने के लिए रस्सी छोटी पड़ रही थी।
फाइनली मार्क अपने स्पेस सूट में होल करते हैं और व्हीकल को छोड़ देते हैं। स्पेस सूट के हवा के प्रेशर से वो स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे कमांडर के पास पहुंच जाते हैं। कमांडर उन्हें अपना हाथ देते हैं। मार्क उसका हाथ पकड़ लेते हैं, पर पकड़ ढीली पड़ जाती है तो उनका हाथ छूट जाता है और खुशकिस्मती से मार्क के हाथ में फ्लाइंग चेयर की रस्सी आ जाती है और वो सही सलामत स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। आखिरकार मार्क अपने क्रू मेंबर्स के साथ धरती पर वापस लौटने में कामयाब रहते हैं और बाद में नासा के इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं। उनका काम था एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग देना और इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि साइंस की फिक्शन स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और आपने इसे एंजॉय किया होगा। तो ये स्टोरी, ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन इससे हमें काफी सारी लर्निंग सीखने को मिलती हैं। जैसे अगर एक इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, जैसे कि मार्क मार्स में अकेले सरवाइव कर गए अपनी इंटेलिजेंस और अपनी विल पावर से। दूसरी लर्निंग जो हमें मिलती है वो ये कि अगर हम चाहें तो हम इंसान एक्चुअल में मल्टी प्लेनेटरी स्पीशीज बन सकते हैं। हालांकि अभी ये कुछ लोगों को बहुत ही डरावना लग सकता है, लेकिन अगर हम अपने परदादाओं से पूछें कि हम हवा के रास्ते से दूसरे देश में जाना चाहते हैं तो वो इस बात पर हंस देते। वैसे हम ये उम्मीद करते हैं कि हम सबको ये मालूम ही होगा कि इंडिया मार्स में सैटेलाइट भेज चुका है, वो भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो कोई और देश नहीं कर सका था। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने भी बहुत से रोबोट्स, जिन्हें रोवर कहते हैं, वो मार्स में भेजे हुए हैं और अभी भी मार्स में रोवर अमेरिका से कंट्रोल किए जा रहे हैं। एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भी मार्स में इस बार उड़ाया गया था। अगर हो सके तो बच्चे इनकी वीडियोस YouTube पर जरूर देख लें, क्योंकि यही हमारे फ्यूचर के साइंटिस्ट हैं। गीगल प्लेटफॉर्म पर इन फिक्शनल बुक्स को अपलोड करने का यही एक रीजन है कि हम अपनी गिगलर्स फैमिली को इंस्पायर करना चाहते हैं। उनके सामने साइंटिस्ट, डिटेक्टिव या इंजीनियर्स या बिजनेसमैन को हीरो बनाएं, ताकि वो फ्यूचर में इससे खुद को और इंडिया को आगे बढ़ाएं। तो अब बताइए, कैसी लगी आपको ये बुक समरी? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कैसा आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं? और कहां आप इंडिया को यानी कि भारत को देखना चाहते हैं? बहुत सारे सवाल मैंने दागे हैं, आपको जो अच्छा लगे उसका जवाब दीजिए, मगर कमेंट सेक्शन को कमेंट से भर दीजिए। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल, सुनते रहिए गीगल समरीज, इंस्पायर होते रहिए और लर्निंग को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते रहिए। गिगलर फैमिली की ओर से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।